जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि की तमाम कंडीशन इससे पहली क्लासों में हम आपके सामने रख चुके हैं। व्यंजन संधि अपने आप में लॉजिकली टॉपिक है ये, और थोड़ा सा सीरियस होकर आपको समझना है, क्योंकि इससे एक तो उपसर्ग की आपकी प्रैक्टिस होगी। बिना इनकी तमाम कंडीशन के आप उपसर्ग और प्रत्यय नहीं समझ सकते और शुद्ध वर्तनी नहीं बता सकते। तो यहाँ पर व्यंजन संधि को समझने के लिए आपको कंडीशन पे ध्यान देना है। उसका कारण यह है कि हमें उपसर्ग, प्रत्यय और इसके साथ वर्तनी और इस शाब्दिक अर्थ ये तभी पता चलेंगे जब हमें व्यंजन संधि की तमाम कंडीशन पता हो। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे व प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे व पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। शब्द का अर्थ बनाने के लिए, ये है आपकी पहली कंडीशन। एग्जाम्पल देखिए, शब्द आया है वागीश, शब्द आया वांग्मय, दिग्गज, दिग्दर्शन। यहाँ पर इसको हमने अलग किया वाग और ईस के रूप में, इसको अलग किया वांग और मैं के रूप में, इसको अलग किया दिग और गज के रूप में, इसको अलग किया दिग और दर्शन के रूप में। हमने जो ये इन सभी शब्दों का संधि विच्छेद किया है, इनमें जो पहले वाला शब्द है तो जब पहले वाले शब्द का अर्थ नहीं है तो फिर हमें अर्थ बनाना पड़ेगा। अर्थ कैसे बनेगा? ये वाग और ईस से मिला है, ये वाक और मैं से मिलकर बना है, ये दिक और गज से मिलके बना है, ये भी दिग और दर्शन से मिलके बना है। तो क्या कंडीशन हुई? प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। यहाँ पहला अपने वर्ग के पांचवें में, यहाँ पहला तीसरे में, इसमें भी पहला तीसरे में। कैसे बदला? ये कै वर्ग है, इस कै वर्ग में कै, ख
गे, गे और ये वाला गे, ये 5 वर्ण आते हैं। इनमें ये इनका ग्रुप लीडर है कै वर्ग, ये तीसरा है और ये है 5वां। ये तीसरा और 5वां पहले में, पहला तीसरे 5वें में बदलता है। ध्यान ये रखना है दूसरा और चौथा कभी किसी भी दूसरे वर्ण में परिवर्तित नहीं होता। जब ये तीसरा और 5वां शब्द का अर्थ नहीं बना पाता, जैसे यहां नहीं बना पाया वाग, वांग, दिग और दिग, तो फिर इसका काम किसने किया? इसके ग्रुप लीडर कै ने। इसका ग्रुप लीडर कै, इसका ग्रुप लीडर कै, इसके परिवार का मुखिया कै। तो यहां ये वर्णमाला जब टॉपिक आपको कराया गया, उस वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन पढ़ाते समय आपको कंडीशन बताई क्या कि प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में और तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। ऐसे ही 5वां परिवर्तित होता है, पहला 5वें में और 5वां शब्द का अर्थ बनाने के लिए पहले में परिवर्तित होता है, तब शब्द का अर्थ बना। वाक मतलब हो गया वाणी, ईश स्वामी, जो वाणी का स्वामी है वागीश। वाक वाणी में सृष्टि करना, रचना करना, जो वाणी से सृष्टि करता है वांग में अर्थात साहित्य लिटरेचर। दिग कहते हैं दिशा को, गज कहते हैं ताकतवर को, जो सभी दिशाओं में ताकतवर है दिग्गज। दिग दिशा, दर्शन जिसने सभी दिशाओं का दर्शन कर लिया है दिग दर्शन। तो यहां आपको ध्यान रखना है ये क्या है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में जाके शब्द बना। ठीक है, सही संधि विच्छेद ये हुआ क्योंकि संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ होना कंपलसरी है। जब तक दोनों का अर्थ नहीं होगा, अयादि संधि को छोड़ के बाकी चे व्यंजन संधि की कोई कंडीशन हो, विसर्ग संधि हो या स्वर संधि के 5 भेदों में अयादि संधि को छोड़ के किसी भी शब्द का सही संधि विच्छेद वही होगा जो दोनों का मीनिंग होगा। ये क्यों नहीं हुआ संधि विच्छेद इसका सही? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो फिर मीनिंग बनाना पड़ा। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे व 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है शब्द का अर्थ बनाने के लिए। क्यों परिवर्तित होता है उसका कारण भी दिया है। अगर वो ये देगा तब तो आप ये कहोगे पहला तीसरे में बदल गया और ये आधा गे और ई मिलके गी बना। यहां पर ये कै अपने वर्ग के 5वें में बदल गया और ये 5वां यहां ये रहा। यहां ये कै अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया, ये रहा। यहां कै किस में बदल गया? गे में, ये रहा। जब ये देगा तो तब कहोगे आप पहला तीसरे में बदला है। जब वो ये देगा तब आप कहोगे तीसरा पहले में बदला है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वागीश दे के संधि विच्छेद पूछ रहा है या फिर संधि विच्छेद दे के वो शब्दों का निर्माण आपसे करवा रहा है। क्लियर? तो ये थी आपकी पहली कंडीशन। इसके कुछ और एग्जाम्पल आप देखिए। जगदीश, जगन्नाथ, दिग्दर्शिका, अब्ज। सडानन, सडासन, षडदर्शन, षणमास। सबसे पहले हमने जो शब्द हमें जिस रूप में दिया है उसी रूप में हमने अलग कर लिया। ये जगन और नाथ है, ये दिग और दर्शिका है और ये
अब और जय। पहले शब्द का मीनिंग नहीं है तो बनाना पड़ेगा। जगत और ईश जगदीश, जगत और नाथ जगन्नाथ, दिग और दर्शिका दिग्दर्शिका, अप और जय अब। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। समाज में सबसे पहले ये दो शब्द थे। अगर ये नहीं होते तो आज हमारे पास ये जगदीश शब्द नहीं होता। तो जगत संसार ईश स्वामी, जो संसार का स्वामी है जगदीश, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के पांचवें में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, या पहला अपने वर्ग के तीसरे में। कैसे? एक वर्ग है हमारा पै वर्ग, इसमें क्या आता है? पै, फै, बै, भै और मैं। एक वर्ग होता है हमारा तय वर्ग। तय वर्ग में क्या आता है? तै, थे, दै, धै और न। प्यारे दोस्तों, ये तो हमारे पांचवें वर्ण हैं और ये हमारे तीसरे वर्ण हैं और ये हमारे इस वर्ग के पहले वर्ण हैं। तो पहला तीसरे में और तीसरा पहले में बदलता है। तो यहां तय दै में और दै तय में कैसे बदला है? देखो, पहला बदल गया तीसरे में, फिर आप ये कहोगे यहां पांचवा बदल गया पहले में, बात ही की है, या पहला पांचवें में पांचवा पहले में, यहाँ पहला तीसरे में, यहाँ पहला तीसरे में। जगत का अर्थ संसार हुआ। ईश स्वामी जो जगत का जो संसार का स्वामी है जगदीश, जगत संसार, लोक नाथ जो लोक का नाथ है, संसार का स्वामी है जगन्नाथ, दिग दिशा दर्शिका देखना, जो सभी दिशाओं को देख चुका है, दिग्दर्शिका। अब कहते हैं पानी, जय कहते हैं जन्म लेना, जो पानी में जन्म लिया है अब्ज। और ये अब्ज किसके लिए आएगा? अब्ज अनेकार्थी शब्द है। अब्ज का अर्थ चंद्रमा भी होता है, अब्ज का अर्थ शंख भी होता है, अब्ज का अर्थ मछली भी होता है, अब्ज का अर्थ कमल भी होता है, क्योंकि कमल कहाँ जन्म लेता है? पानी में। मछली कहाँ जन्म लेती है? पानी में। शंख कहाँ जन्म लेता है? पानी में। चंद्रमा कहाँ जन्म लेता है? पानी में। तो यहां आपको ध्यान रखना है, अप पानी जय जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अब्ज कहलाया। तो चंद्रमा की उत्पत्ति भी पानी से है, शंख की भी, मछली की भी, कमल की भी। तो इसलिए अब्ज क्या है? अनेक अर्थी शब्द है। कैसे बना? अप, ये प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, यहाँ पहला तीसरे में, पहला पांचवें में, पहला तीसरे में, सही संधि विच्छेद ये हुई। ये तय दै में बदल गया, आधा दै और ई मिलके दी बन गया, आधा दै और ई मिलके क्या बन गया? दी बन गया। ये वाला आधा दै ई, ये आधा न, ये आधा गे, ये आधा ब। ये अगर नहीं होते तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये ऊपर वाले शब्द भी नहीं होते। अब मुद्दा ये उठा, इनमें संधि कौन सी है? एक व्यंजन, एक स्वर, व्यंजन संधि। दोनों के दोनों व्यंजन, व्यंजन संधि। दोनों के दोनों व्यंजन, व्यंजन संधि। दोनों के दोनों व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में दो वर्णों का जो हम मेल करते हैं या वर्णों को परिवर्तित करते हैं, उनमें से एक व्यंजन होना जरूरी है, क्योंकि ये व्यंजन है, स्वर है, यहाँ सारे के सारे व्यंजन है। तो व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल व्यंजन संधि कहलाता है, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। यहां पर क्या हुआ? ये कै व्यंजन है, ई स्वर है। यहाँ कै और मैं दोनों व्यंजन है, यहाँ कै और गे दोनों व्यंजन है।
यहाँ कै और दे दोनों व्यंजन है, तो ये भी दोनों व्यंजन, ये भी दोनों व्यंजन, ये व्यंजन के साथ स्वर, तो ये सब किसके उदाहरण हुए? व्यंजन संधि के। कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे और पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित होता है? शब्द का अर्थ बनाने के लिए। आपसे वर्तनी भी पूछी जाएगी, ठीक है, आपसे इनका शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाएगा। वांग्मय का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आप क्या कहोगे? वांग्मय का शाब्दिक अर्थ है साहित्य अर्थात लिटरेचर। क्लियर? दिग्गज का अर्थ बताओ। जो सभी तरह से, हर तरह से मजबूत हो उसको दिग्गज कहते हैं, ठीक है। ताकतवर हो उसको क्या कहते हैं? दिग्गज। अब्ज का पर्यायवाची शब्द बताओ। अब्ज का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, शंख, मछली और कमल है। अब्ज का अनेकार्थी बताओ क्या है? चंद्रमा, शंख, मछली और कमल है, ठीक है। फिर दिग्दर्शिका किसे कहते हैं? जो सभी चीजों की जानकारी देती है, दिग्दर्शिका। जगदीश का पर्यायवाची बताइए क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ का समानार्थी बताइए क्या है? जगदीश। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ बताइए, दिए गए में से क्या होता है? जो संसार का स्वामी है उसके लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो कंडीशन है उस कंडीशन के आधार पे तो चीजों को लेके चलना ही है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये बाकी किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं, कौन से वे टॉपिक हैं जो इन पर डिपेंड है। तो वो कहेगा जो जगत का स्वामी है उसके लिए एक शब्द बताइए, निम्नलिखित में से क्या है? तो जगत के स्वामी के लिए, संसार के स्वामी के लिए जगदीश और जगन्नाथ। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक आर्थी शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारे के सारे संधि पे डिपेंड है। और खासकर व्यंजन संधि के जो एग्जाम्पल है वो किसी न किसी रूप में आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब जैसे आप में से एक विद्वान पैदा हो गया, ठीक है, हम यहाँ टीचर बनाना चाह रहे हैं आपको। अब इसको प्रतीक को यही दिक्कत है, सर जी विद्यालय में यह से पहले आधा दे हैं लिख सकते हैं, तो इसमें यण संधि होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीचर नहीं बनेंगे, वो नासा में, इसरो में काम करेंगे। क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ आज तक तो कोई स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहा, ये सच्चाई है। पिछले 15 साल से ऑफलाइन और 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और ये तय है, बहुत सारे लोग जो कहीं भी टकरा जाते हैं, मिलते हैं, किसी भी फंक्शन में, शादी में जाते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड मिलते हैं और कुछ ऐसे मिलते हैं जो नासा में, इसरो में काम कर रहे होते हैं। तो आप ये कहोगे सर हिंदी पढ़ के वहां वो कौन सा जो है खोज करते हैं? वो यही खोज करते हैं, जो चीज चल रही है उसको उस वे में ना लेके कुछ अलग तरह की डायरेक्शन जो पकड़ जाएगा वो विद्वान, लेखक और साहित्यकार कहलाएगा। और भारत में विद्वान, लेखक, साहित्यकार की कभी कोई वैकेंसी आती नहीं है। उनके लिए कोई लैब बनाई नहीं गई है, प्रयोगशाला है नहीं, सरकार उनको बजट देती नहीं है। तो फिर उनके लिए दो ही चीज बचती है, तो नासा चले जाए या फिर इसरो चले जाए। अब इसकी दुविधा दूर करनी पड़ेगी। फिर आप ये कहोगे तो इसकी दुविधा क्या है? इसकी दुविधा ये है कि इसको इतनी अकल नहीं है कि विद्या और आल्य यहां से अलग करेंगे इसको, विद्यालय को, तभी तो इसका मीनिंग हो पाएगा। ये दिमाग क्या लगा रहे हैं? ये दिमाग ये लगा रहे हैं कि सर ये तो ये है आधा, इससे पहले आधा दे यण संधि होनी चाहिए। अरे पहले तो संधि विच्छेद करोगे, दोनों का अर्थ होगा, तो इसका यहाँ लास्ट वाला लोगे तो लास्ट में तो इसके आ है, यहाँ यह थोड़ा ही है। इधर से इसमें से आ लोगे और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? आ। जहां दो एक जैसे सजातीय वर्ण मिलते हैं वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब ऐसे आदमी का कुछ हो सकता है? फिर कहोगे सर आप तो पूरा खींच के लेते हो, ठीक है, बुरा मान जाते हैं। अगर मैं इस तरह से इसको ना कहता तो ये दोबारा फिर करता जिंदगी में इस तरह की गलती, ठीक, बहुत सारे करते। मतलब जो चीज हम बता रहे हैं उस पर फोकस है, अपनी बुद्धि लगाए जा रहे हो। अरे जब इतना पैसा आपने खर्च कर दिया तो फिर हमें अपनी बुद्धि लगाने दो ना, आप चुपचाप लॉजिकली चीजों को सुनो। मतलब हमारी ट्रिक हम पे ही अप्लाई कर रहा है जबरदस्ती,
ठीक, तो यहां आपको ये भी 20 बार बताया, देखो दयानंद में भी, ठीक, एग्जाम्पल बताया था उस समय, दयानंद में भी बीच में यह है, ठीक है, बीच में यह होगा, इसमें भी यण संधि कर देना। पहले शब्दों को तोड़ोगे ना ऐसी जगह से जहां उसका मीनिंग होगा, फिर वर्णों का मेल करोगे, तब वो कंडीशन देखो। वहां दो वर्णों को मिलाने पर यह रे वे बनते हैं यण संधि में, यहां मिला लिया हमने दो वर्ण, आ बन रहे हैं, कैसे हो जाएगा यण संधि? फिर कहते हैं सर जी हम मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत एग्जाम दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहे, टीचर की बात ही नहीं मान रहे, अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं उसमें। ये हम नौकरी कर चुके हैं 11 साल की, ये तमाम एग्जाम दे चुके हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं आप जैसे लोगों को, तो वहां से कुछ तो अनुभव हमें हुआ होगा। वो जो अनुभव है वही आपसे शेयर करते हैं, और आप अपने पढ़े जा रहे हो कुछ भी लेके। तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरह, हिंदी में जितने क्वेश्चन आए वो सारे के सारे सही करे, ये अपना आगे चैनल पकड़े हुए हैं। चलो जी यहाँ पे आ जाओ। देखो मुझे दुख इस बात का है कि इतना सीक्वेंस में पढ़ाने के बावजूद, इतने धीमी स्पीड में पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप इस तरह की गलती करोगे तो आप तो मेरा नाम डुबा दोगे। लोग तो ये जानते हैं कि ये जो पढ़ाते हैं वो पेपर में आता है, और इनसे जो पढ़ता है उसकी नौकरी लग जाती है, वो साल में लगे 1.5 साल में लगे। लेकिन दुख तो हमें ये होगा कि आप हमसे जब भी टकराओगे तब भी कहोगे सर जी हम आपके स्टूडेंट हैं। भाई आप स्टूडेंट थे, अब नौकरी कर रहे हैं, मजा तो हमें तब आएगा, सम्मान तो हमारा वो हुआ ना। आप में थोड़ा ये कोई मिठाई लेके हमारे यहाँ आएगा, क्योंकि हम वैसे भी मिठाई खा के शुगर होगा, अच्छी मिठाई कहीं मिल नहीं रही। तो हम तो बस यही चाह रहे हैं कि जब भी हमारी आपकी कहीं मुलाकात हो, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी फंक्शन में, और किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे, ठीक है, तो हमें ये पता हो कि हमसे जो स्टूडेंट पढ़ा है वो सिलेक्शन पा जाए। वो जो खुशी हमें मिलती है ना, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है हमारे लिए। और यही कारण है कि हम साइलेंट मोड में काम करते हैं, क्योंकि बड़ी खुशी पाने के लिए छोटी छोटी दिखावटी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करते। ये देखो इसमें कंडीशन क्या है, ये सड और आनन, यहां पर ये क्या है, सड और आसन, यहां पे भी ये क्या है, सड और दर्शन, और यहां पर ये क्या है, सन और मास। इनमें से पहले किसी भी शब्द का कोई मीनिंग है ही नहीं, कोई अर्थ नहीं है इनमें से पहले किसी भी शब्द का। तो ये क्या हो गया यहाँ, सट और आनन, ये क्या है यहाँ, सट और आसन, ये क्या है यहाँ, सट और दर्शन, ये क्या है यहाँ, सट और मास। तो कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, यहां से टे आ गया, इधर से आ, एक व्यंजन एक स्वर, यहाँ टे आ, यहाँ टे द, यहाँ टे और में, दोनों के दोनों व्यंजन है, एक व्यंजन एक स्वर, एक व्यंजन एक स्वर, सारे के सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हो गए। इसके उदाहरण हो गए व्यंजन संधि। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी में जाके शब्द बना आपका रान। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। प्रत्येक वर्ग का क्या वर्ग है हमारा, टे वर्ग है, टे, ठे, डे, डे और ने, यही तो है। ये तीसरा है, ये पांचवा है, ये पहला है। जब तीसरे और पांचवे से अपना काम नहीं होगा तो इनके परिवार का जो मुखिया है टे, वो काम को करेगा। बात समझ में आई? किसी स्कूल में ये 4 टीचर चले गए भर्ती होके, और वहां एक प्रिंसिपल है। ये जो दूसरा टीचर है, चौथा टीचर, ये अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरे वाला और पांचवे वाला ये बाई चांस भर्ती होके चला गया, इसको वहां मजा ही नहीं आ रहा है पढ़ाने में, इसका सिलेबस बचा हुआ है। तो जब इसका सिलेबस बचा हुआ है, पेपर नजदीक आ गए,
तो क्या ये दूसरा और चौथा इसका सिलेबस पूरा करेगा या ये प्रिंसिपल पूरा करेगा? तो जिम्मेदारी दूसरा और चौथा ये कहेगा जितनी सैलरी ये ले रहे हैं इतनी सैलरी हर 30 तारीख को मेरे अकाउंट में आती है, इसलिए इनका काम ये करेंगे और हम अपना काम खुद करेंगे। अब ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है या तो वो इस तीसरे और पांचवें से काम ले या फिर उस काम को खुद करे, क्योंकि ये इसीलिए बैठाया गया है यहाँ ताकि ये सही से काम करे। तो इसलिए जब जब ये तीसरा और पांचवा काम नहीं करेंगे तो इनका काम ये तय करेगा, क्योंकि परिवार का मुखिया यही है, इनका ग्रुप लीडर यही है। या तो ये इनको मेमो देगा कि जवाब दो आप, या फिर उस काम को खुद करेगा अगर इनको समस्या है। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, या पहला अपने वर्ग के पांचवे में बदल गया। पहला पांचवी, पहली कंडीशन ये बनी, फिर दूसरी, इसके बाद तीसरी कंडीशन ये बनी। क्लियर? अब आपसे पूछा जाएगा षडानन का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है, तो आप कहोगे षट मतलब 6, आनन मुख, 6 मुख वाला षडानन। फिर आपसे पूछा जाएगा षडानन का जो पर्यायवाची शब्द बताइए इनमें से कौन है, तो 6 मुख वाला कौन था? कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन था? गणेश का बड़ा भाई, शिव पार्वती का पहला लड़का, इसको कुमार भी कहा जाता है। ये चोरों का देवता कहलाता है। रात्रि को इसकी पूजा की जाती है, एकमात्र देवता है जिसकी रात को पूजा की जाती है, बाकी सबकी पूजा सूरज छिपने से पहले होती है, दिन में होती है, लेकिन रात को इसकी पूजा होती है। इसको चोरों का देवता कहा जाता है, इसकी पूजा चोर करते हैं। घर में चोरी करनी है तो रात को इसकी पूजा करो, फिर दूसरे के घर में घुस जाओ तो पकड़े नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि कार्तिकेय चोरों का देवता कहलाता है। अब ऐसा मत करना कि रात को पूजा करके आप जाके चोरी करने लगो, ठीक है, जमाना चला गया है, अब कैमरे लग गए। ये पहले था जहाँ कैमरे नहीं थे, ठीक, तो अब हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए चोरी मन में ही लानी नहीं। आप कार्तिकेय की पूजा 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, वो पहला जमाना था, लोग ऐसा मानते थे, कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हमारा देवता हमारे साथ है, ठीक है। तो पहले चोरी किसकी हुआ करती थी? पशुओं की चोरी होती थी। मुख्य धन जो था, जो आपके दादा परदादा के टाइम में मुख्य धन पशु ही हुआ करते थे। जिसके पास सबसे ज्यादा पशु है वही सबसे ज्यादा धन्ना सेठ है, क्योंकि जमीन में पैदा ही नहीं होते थे, साधन ही नहीं थे। कहीं ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कहीं आंधी तूफान है, फसल बर्बाद हो जाती थी, ठीक है, साधन थे नहीं, जुताई निराई गुड़ाई के खाद थे नहीं, तो जमीन होते हुए भी उसमें ज्यादा फसल नहीं पैदा कर पाते थे। तो मुख्य धन पशु माना जाता। फिर साधन आए, जिसके पास ज्यादा जमीन थी उसको माना गया। अब दिल्ली में जिसके पास जितने ज्यादा फ्लैट, जितने ज्यादा मकान, अब वो धनवान माना जाता है। अब किसी के पास गांव में 100 बीघे जमीन है और दिल्ली में 2 फ्लैट है, बात बराबर है। वो 2 फ्लैट 4 करोड़ के, उधर 100 बीघे जमीन 4 करोड़ की। तो कहने का मतलब ये हुआ, समय के साथ साथ चीजें बदली और आगे आने वाले समय में जो मुख्य धन होगा वो केवल और केवल 2 चीज होगी। एक तो पत्नी को सही पति मिल जाए और पति को सही पत्नी मिल जाए, और दूसरा बच्चे सही होंगे। ना फ्लैट की काउंटिंग होगी, ना जमीन की काउंटिंग होगी, ना पशुओं की काउंटिंग होगी, ना खेती की काउंटिंग होगी, क्योंकि लोगों की अपनी जरूरतें पूरी होगी, ठीक है। वो जो भूखमरी है, वो जो गरीबी है, वो रहेगी नहीं। धीरे धीरे आप लोग इतना अचीवमेंट करो। फिर दिक्कत कहाँ होगी कि 2 जो दंपत्ति है, पति पत्नी, उसमें जो दोनों सही है कि नहीं, वो धन माना जाएगा। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी पति को सही पत्नी नहीं मिली, पत्नी को सही पति नहीं मिले, और वे दोनों सही हो गए, उनके बच्चे अगर सही नहीं निकले तो फिर वो धन सारा बर्बाद। और ये कब से शुरू होगा? 10 साल बाद से, ठीक है। जब आपकी नौकरी लगने के बाद आपके पास पैसा होगा, तो जिस चीज के लिए आज आप इतना संघर्ष कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा चैलेंज वो लग रहा है, तो उसके बाद आपके पास एक बड़ा चैलेंज यही होगा जो मैंने आपको बताया है। क्लियर? इसलिए पैसे के पीछे नहीं भागना है। षट ये क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में और तीसरा अपने वर्ग के पहले में। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरे में, पहला पांचवे में बदल गया। अब षट मतलब 6 आसन, जो 6 आसन है, एक बेड, दरी, चटाई, कुर्सी, मेज, ये 6 आसन हो गया। षट दर्शन जो 6 दर्शन है, क्योंकि 6 अर्थ तो इसका होता है, 6 तो इसका अर्थ होता है, तो षट दर्शन 6 दर्शन। षट मास 6 महीने, कोई से भी 6 महीने, साल में 12 महीने होते हैं, या तो पहले 6 ले लो या बाद के 6, तो ये क्या हो गया? षट मास जो 6 महीने होते हैं। क्लियर?
तो इनके शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं वर्तनी के। बात क्या करते हैं? वर्तनी के क्वेश्चन इनसे कैसे पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे एक शब्द तो दे दिया आपको ये वाला षड्दर्शन, दूसरा दे दिया आपको ये वाला, तीसरा दे दिया आपको ये वाला, और चौथा दे दिया आपको ये वाला, और पांचवा दे दिया आपको ये वाला, और छठा दे दिया आपको ये वाला। चूंकि मैं बता चुका हूं, उसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे। क्लियर? चलो जी, इसके बाद दूसरी वर्तनी वांग में, वांग में वांग में और वांग में। जो भी इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1100 रुपया फोन पे करूंगा। 1100 रुपया 5 बजे तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपको फोन पे नंबर देना है। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि शुद्ध वर्तनी बताओ, इनमें से दोनों में से क्या है। की कैसी कैसी शिकायत होती है। यू आर दी वेरी ग्रेट टीचर, बट आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। इस बैच में 5000 बच्चे लाइव होके क्लास लेते हैं। अब लाइव 5000 बच्चों में से अगर हम बच्चों की बात सुनने लगेंगे तो जिंदगी में कभी अपना कोर्स पूरा ना करा पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ आपको न तो बात सुनाने आए हैं, ना आपकी बात सुनने आए हैं। हम आपको शिक्षक बनाने आए हैं, और शिक्षक हम तब बनेंगे जब हम यहाँ कंटेंट पढ़ेंगे। और जब हम कंटेंट पढ़ लेंगे तो आपको मेरे से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे हिंदी के अलावा आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा एक ही है, छोटा सा है। आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। हमें वो पढ़ाना है जो आपके पेपर में आएगा, और आपको वो पढ़ना है जो आपको अपने पेपर में सही करना है। इसके अलावा कुछ भी चीज आपके जेएन में चल रही है, या टीचर कुछ भी यहाँ खड़े होके कर रहे हैं, वो सब बकवास है। इसलिए आप ज्यादा नहीं, 2-2.5 महीने ही हम आपसे मांग रहे हैं। उसे 2-2.5 महीने में बाकी आपके प्यारे दोस्तों 10.5 महीने बचेंगे। उसमें जो आपको मुझे कहना है आप खूब कहिएगा, ठीक है। जो बताना है खूब बताइएगा, ठीक है। लेकिन ये 2-2.5 महीने केवल और केवल कंटेंट पे फोकस करके इन चीजों से अपने आप को फ्री कर दो, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है। चलो जी, देखो अब इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, सारे गलत है। और इतनी बात तो तब है जब थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें पढ़ी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 5वां, ये वाला। इस वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य। इस वांग्मय का अर्थ क्या होता है? साहित्य। क्या इनमें से कोई है यहाँ? ये इसमें गलती क्या है? उतक्षिपित ताड़न जात वर्ण दिया हुआ है, ये होता ही नहीं है। जो कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, ये वाला, ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण ये होता है, और ये भी तब जब यहां नीचे हलंत होता। इसमें 2 गलतियां हैं, एक ये और एक ये। इसमें ये गलती है और इसमें ये गलती है। ये नहीं होगा, ये यहां जाएगा और यहां हलंत होगा। तो इसमें तो कोई सही नहीं हुआ। दोनों के आंसर देने थे, एक का नहीं देना था। इसके अंतर्गत ये क्या है? यहाँ षड्दर्शन, ये वाली वर्तनी बिल्कुल सही है, बाकी सारी की सारी वर्तनी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्लियर? यहां जो बिंदी दे रहे हैं और कूद रहे हैं, ठीक है,
वो भी गलत। यहाँ बिंदी नहीं देंगे, ये टे के स्थान पे आया है, ये वाला देखो यहाँ जो आपने अभी किया है सट, तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी। अगर यहाँ बिंदी दोगे तो गलत है, तो फिर कै वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाएगा। ये तो यहाँ टे वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ टे बदल गया डे में, तो ये आधा डे। तो यहाँ ये संधि विच्छेद तो ये सही है, लेकिन वर्तनी ये सही है अगर यहाँ पे बिंदी नहीं है। यही दो चीज आपको करनी थी। क्या? यहाँ 1100 रुपये केवल उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने आंसर 1 दिया और इसमें से दिया कोई नहीं हो। ठीक है, चलो जी, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कई बार बोला है, मेरी किसी भी बात का आप कभी भी बुरा नहीं मानोगे। मेरे पढ़ाने के तरीके थोड़े अलग हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से दूसरे बच्चों को पढ़ा के नौकरी दिलवा चुका हूं, इसलिए मैं अपने तरीके बदलना नहीं चाहता हूं। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊं, आपको नहीं डांटे, आपको थोड़ा हर्ट ना करूं, तो आप सही फ्रीक्वेंसी में आके काम नहीं करोगे। आप अलर्ट मोड में कभी नहीं आ पाओगे, आप कभी भी अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए जो अभी 2 स्टूडेंट को डांटा गया, उसका रीजन सिर्फ यही था कि जब जब उनको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि हमें रोज वो चीज अचीव करनी है जो चल रही है, अगर ये यहाँ पे जो चीज चल रही है इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ दूसरी चीज चल रही है, तो इसका मतलब आपका फोकस नहीं है, आप अलर्ट मोड में नहीं हो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब हिंदी के सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, आपका हिंदी में एक भी डाउट नहीं बचेगा। मैं लास्ट में 2 क्लासें लूंगा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, डाउट सेशन, उसमें 15 डाउट भी 5000 बच्चों के निकल के नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारी चीज सीक्वेंस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे पे डिपेंड है। इसलिए पढ़ने से भर्ती होंगे, पढ़ने के अलावा दूसरी चीजें मत करो। तो ये थी आपकी पहली कंडीशन। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये, रे, ले और वह, ये 4 वर्ण अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ वर्ण आए या ऊष्म वर्ण से हैं, से हैं आए, तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार, सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन, अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा जी? जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न और संवाद। कैसे करेंगे? सम और योग, सम और रक्षण, सम और लगन, सम और
वाद। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, कौन से किस में परिवर्तित हुए? मैं के बाद में ये आ गया, मैं के बाद में रे आ गया, मैं के बाद में ले आ गया, मैं के बाद में वे आ गया। वो यही कह रहा है, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये आ जाए, रे आ जाए, ले आ जाए या फिर वे आ जाए। आ गया जी, मैं के बाद में ये आ गया, मैं के बाद रे आ गया, मैं के बाद ले आ गया, मैं के बाद वे आ गया, ये रहा यहाँ वे, ले, रे और ये। तो इस वाले मैं का क्या हो जाएगा? इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन होगा। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि इनमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे इन सब में सम उपसर्ग है, एक क्वेश्चन। दूसरा संधि विच्छेद बताओ, ये सारी संधि विच्छेद सही है। संधि का नाम बताओ, ये व्यंजन संधि है, दोनों के दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन, दोनों व्यंजन। संधि का कौन सा नियम अप्लाई हुआ व्यंजन संधि का? यदि सम उपसर्ग के बाद में अंतस्थ बनाते हैं तो सम के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, अनुस्वार मैं में बदल गया, मैं अनुस्वार में बदल गया। बात एक ही है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल क्या है? सन से यदि ऊष्म व्यंजन आए, संसार, सनहार, कैसे करेंगे जी? यहाँ आ गया सम, यहाँ आ गया से, यहाँ पे सम, यहाँ पे सार, यहाँ पे सम और यहाँ पे हार। कौन से दो वर्ण आपस में परिवर्तित हो गए? मैं के बाद में से आया है, यहाँ मैं के बाद में से आया, यहाँ मैं के बाद में है आया है। तो जब मैं के बाद में ऊष्म वर्ण से है आ जाए तो इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन होगा। इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हुआ। एक क्वेश्चन बना, इनमें कौन सा उपसर्ग है? सम। मूल शब्द क्या है इसमें? से, सार और हार। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दोनों के दोनों व्यंजन। सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा सम और से। बिल्कुल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सब में हेल्पफुल होगा। दिक्कत ये है कि कई क्वेश्चन आप ऐसे करते हैं उससे आपके लेवल का पता चल जाता है कि आखिरकार आप फार्म तो भरे हो लेकिन भर्ती होना नहीं चाहते। अब एक बच्चे ने पूछा, सर क्या इससे हम ग्रामीण पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दे सकते हैं इस तैयारी से? क्योंकि वहां भी हिंदी का बड़ा रोल होता है। अब अगर आपको ये पता होता कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन से टॉपिक हैं, तो ये क्वेश्चन आप मेरे से नहीं करते। कई क्वेश्चनों के आंसर आपके खुद के पास हैं लेकिन आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। आप अपने आप को इतना ज्यादा कंफ्यूज करके रखे हो जानबूझ के कि आप उस चीज से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप सुबह से शाम तक एक बार शाम को सोते समय ये देखा करो कि आज दिन भर में 5 गलतियां मैंने क्या की, और जो 5 गलती थी उन्हीं की वजह से आप खुद अपने आप को परेशान किए हुए हो। मैंने कहा इस ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि आप जो सोचोगे, जो लक्ष्य बनाओगे, आप वो हासिल कर लोगे, बशर्ते आप अलर्ट मोड में हो और फोकस हो और कार्य में निरंतरता। 3 चीज सीखने के लिए अलर्ट मोड में रहना, सजग रहना जरूरी है। 1 पॉइंट सजग का मतलब यह है हमने कोई टारगेट डिसाइड किया, उससे संबंधित चीजों को सीखना है, दाएं बाएं की चीजों को नहीं सीखना। अब मान के चलो आपको बनना टीचर है और आप डिफेंस या किसी दूसरी चीज की इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि एनडीए में भर्ती ऐसे होते हैं या आईएएस पीसीएस ऐसे बनते हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप सजग नहीं हो। दूसरा निरंतरता हो, एक दिन 18 घंटे पढ़े, एक दिन 8 मिनट भी नहीं पढ़े, कोई फायदा ही नहीं है उस पढ़ाई का। पढ़ाई में कंटिन्यूटी, निरंतरता। पहला सजग अलर्ट मोड में काम करना, दूसरा पढ़ाई में निरंतरता, ठीक है। तीसरा फोकस, चीजों पे फोकस है कि नहीं है।
कुछ भी चाहोगे वो मिलेगा, ये सच्चाई है। लेकिन दिक्कत यही है, यही चीजें मैंने कहा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वे चीजें तो बाद की बात है। पहले हमें तरीका तो पता चले कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। अरे एक 21-22 साल का लड़का IAS IPS बन रहा है लड़की, और एक 35 साल 40 साल तक तैयारी कर रहा है, वो भी नहीं बन पा रहा है। नॉलेज उसको ज्यादा है जो 35-40 साल तक तैयारी कर लिया, लेकिन वो 21-22 साल का कैसे बन गया? उसने दूसरे के अनुभव से फायदा उठाया, वो अलर्ट मोड में था, वो फोकस था अपनी चीजों पे, उसका अनुभव कम है। एक 23 साल 22 साल के लड़के लड़की भर्ती हो रहे हैं टीचिंग लाइन में, और एक 40 साल तक तैयारी कर रहा है, वो नहीं भर्ती हो पा रहा है। क्या रीजन है? कंटेंट तो उसके पास ज्यादा है जो 35-40 साल का है, नॉलेज उसके पास ज्यादा है। उसकी यही तो चीजें थी जो 3 बताई। एक सजग था, अलर्ट मोड में रह के पढ़ रहा था, चीजों पे फोकस्ड था, अपना टारगेट पता था, उसी के बारे में जानकारी थी, बाकी इधर उधर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, दुनियादारी के बारे में। और उसने पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखी, जो सिलेबस था वो उसको पता था कि मेरा ये सिलेबस है, इसके ये टॉपिक चल रहे हैं, यहां से इस तरह का क्वेश्चन आना है। अब जब आपको अभी तक सिलेबस की क्लियरिटी नहीं हुई कि कौन से टॉपिक है कौन से नहीं है, मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, आप ये मत मानना कि मैं जल्दी गुस्सा कर जाता हूं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, ये सही है। ये तो पढ़ाने का तरीका है जिसको मेथड कहते हैं। आपको नहीं पता उस मेथड के बारे में अभी, क्योंकि आपने तो किताबी मेथड पढ़ा है, ठीक है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ठीक है, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुसंधान विधि, आप तो उसी से बाहर नहीं निकल पाए। अरे उनके अलावा भी तो टीचर अपने खुद के मेथड तैयार करेगा, वे विधि भी तो किसी ने बनाई होगी। तो मेरा ये मेथड है आप लोगों को डांट डांट के पढ़ाना। तो हर टीचर के पास अपनी एक कला होती है, अपना एक हुनर होता है, अपना एक स्किल्स होता है, और जब तक वो स्किल्स डेवलप नहीं करेगा बच्चे उसके सारे अलर्ट मोड में नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप को ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो आप 4200, 4000, 4800 पे ग्रेड पे भर्ती होना चाहते हो, और उसके लिए आप जब तक वो लेवल लेके नहीं आओगे ना खुद में, अपनी पर्सनालिटी में, तब तक यहां से सब्जेक्टों का अचीवमेंट नहीं होगा। अब बताओ हिंदी में इतनी दुविधा है तो बाकी सब्जेक्ट में क्या हालत होगी। कल मैं और रीजनिंग वाले सर अरुण सर एक साथ बैठे हुए थे और DSSB और सुपर टेट और इनके बारे में सोच रहे थे कि इनका भला कैसे होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मिले थे जहां हम गए थे, विवेक सर की इंगेजमेंट थी ज्योग्राफी वाले की, तो वहां अगर गए हुए थे, वहां बैठे हुए थे, सारा दिन ये डिस्कशन हुआ। तो गए हैं एंगेजमेंट में इंजॉय करने के लिए, क्योंकि वहां टीचिंग वाले बच्चे मिल गए अचानक, उनके रिश्तेदार लड़की वालों के जिसकी विवेक सर से शादी हो रही है और बाकी लोग, तो मुद्दा फिर यही उठ गया और पूरे रास्ते यही चलता रहा कि ये सारे बच्चे मेहनती है, गाइडेंस की कमी है, लेकिन जब टीचर गाइडेंस इनको करता है देता है तो ये बात मानते नहीं है। एक तो आप पहले ये कहते हो हमें गाइडेंस की कमी है, फिर हम आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं सही, आप उस पर चलना ही नहीं चाहते, फिर आप अपने आप को ये पाते हैं कि हम तो तुर्रम कहाँ हैं। तो ये कंफ्यूजन है आपको अपनी लाइफ में। पहले जब आपने ये बैच परचेज किया तो आप ये मान के चल रहे थे कि हमें इन पूरे सिलेबस में, खासकर हिंदी में और बाकी सब्जेक्ट में बहुत सारे डाउट हैं, हमसे सही तरीके से नहीं होता। और जब टीचर पढ़ाते हैं फिर आप उनकी बात को मानते नहीं हो, ठीक है। तो मान लोगे तो कम समय में वो 21, 22, 23, 24 साल में भर्ती हो जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर 35, 30 साल के आसपास आपको पता चलेगा कि हमने गलती ये की थी। तो यहाँ क्या है, ये सारे के सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। किसमें ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी? यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण आ जाए या ऊष्म वर्ण आ जाए, ठीक है, तो उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें वो आपसे उपसर्ग पूछे, इनका शाब्दिक अर्थ पूछे या फिर संधि पूछे, वो उसकी मर्जी। यदि सम उपसर्ग के बाद मैं या मैं से बना, मैं या मैं से बना शब्द आए तो मैं
तो सम उपसर्ग के मैं का परिवर्तन अनुस्वार चिन्ह में न होकर मैं का द्वित बन जाता है। मैं का द्वित बन जाता है। द्वित का मतलब होता है किसी भी व्यंजन के दोनों रूप। मैं का द्वित बन जाता है। कैसे बनेगा? सम्मान, सम्मति, सम्मान, सम्मति, सम्मोहन। क्या होगा जी यहाँ? सम और मान, यहाँ सम और मति, मति कहते हैं बुद्धि को, सम और मोहन। द्वित क्या होता है? इसको द्वित कहते हैं जहाँ पहले आधा में हो फिर पूरा में, यानी कि कोई भी व्यंजन आ जाए पहले अपने आधे रूप में फिर पूरे में, पहले स्वर रहित और फिर स्वर सहित। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ मैं के बाद में मैं आया है, यहाँ भी मैं के बाद में मैं आया है, और यहाँ भी मैं के बाद में मैं आया। तो एक तो इनमें उपसर्ग सम है, एक क्वेश्चन बना। दूसरा इनमें व्यंजन संधि है। दूसरा ये द्वित व्यंजन वाले शब्द है। कई बार पूछा निम्नलिखित में द्वित व्यंजन वाले शब्द बताओ, जैसे डिब्बा, दिल्ली, बच्चा। ठीक है, ये भी द्वित व्यंजन वाले शब्द। लेकिन यहाँ यदि सम उपसर्ग के बाद मैं या मैं से बना शब्द आए, तो मैं आ गया, मैं से बना शब्द आ गया, तो सम उपसर्ग के मैं का परिवर्तन अनुस्वार चिन्ह में न होकर मैं का द्वित बन जाता है। तो हर जगह ही आप अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन कर दो, जैसे यहाँ किया है, ऐसे नहीं होगा। अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन कब होगा? या तो अंतस्थ वर्ण आए या फिर ऊष्म वर्ण आए। क्लियर? और इसका एग्जाम्पल बनता नहीं है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं का आप हर जगह ही द्वित कर दो, पॉसिबल वो नहीं है। मैं का हर जगह ही आप अनुस्वार में परिवर्तन कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं के बाद मैं आएगा तभी ये द्वित बनेगा। तो इनमें कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या है? यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में आधा 6, दोनों के बीच में 6 आ जाता है या 6 का आगम हो जाता है। ये नियम है, जैसे मैथ में, साइंस में होते हैं। जैसे यहाँ शब्द आ गया अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, मात्र छाया। तो कैसे करेंगे जी इनको? अनु और छेद, यहाँ पे परि और छेद, विच्छेद, मात्र और छाया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इधर से ऊ के बाद 6, यहाँ से ई के बाद 6, यहाँ भी ई के बाद 6, यहाँ पे री के बाद 6। ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। स्वर के बाद 6 वर्ण आया है। स्वर के बाद क्या आया? 6 वर्ण। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए, ये आ गया जी 6 वर्ण, तो बीच में क्या हो जाता है? आधा 6। तो ये बीच में जो 6 आया, ये इसी वजह से आया, ये वाला 6।
ये वाला च, ये वाला च, और ये शुद्ध वर्तनी है। अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, मात्र छाया। एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, व्यंजन संधि के उदाहरण जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चौथी कंडीशन हो गई हमारी व्यंजन संधि की। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि इनमें से ये बताइए, तरु छाया, पितर छाया, वृक्ष छाया, और मात्र छाया। इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन कौन सी है। सही वर्तनी निम्नलिखित में से कौन कौन सी है जी। चलो जी, 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। वेरी गुड, फटाफट आंसर दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड जी, ये हुई ना बात। 2 और 4, 3 4, ये फर्स्ट 4 4। वेरी गुड, क्या बात। 1 2 3 4, 1 2 4, चारों सही। 1 2, ये। चलो अच्छा किया मैंने पैसे नहीं लगाए, अदरवाइज सारे पैसे जीत जाते आप तो। इसमें ये भी वर्तनी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारी गलत है। क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, जब ये गलत है तो फिर इनमें सही कौन सी है। सभी सही है। ये 2100 रुपया का क्वेश्चन है, 2100 रुपया का। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है। मेरा सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होता है, और जितना सिलेबस होता है मैं हमेशा उससे ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमेशा चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस जाती है। तो इसीलिए हम जो भी पढ़ेंगे तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा, फिर हमें टाइम मिलेगा। इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अगर ये तीनों सही है तो ऑप्शन 4, ठीक है। 2100 रुपया मैं लिख देता हूं, फोन पे, फोन पे होगा जी, फोन पे, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है। ये सारी चीज अपनी लाइफ में आप कम से कम 50 से ज्यादा बार पढ़ चुके हो, देख चुके हो, लिख चुके हो, समझ चुके हो। उसके बावजूद आप लोग क्वेश्चन गलत करते हो। इसी वजह से आप जो कमेंट करते हो मैं वो पढ़ तो लेता हूं, लेकिन उसका आपको जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि जवाब यहां बोर्ड पे आते हैं सीक्वेंस में, धीरे धीरे। आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दे दिया, ना उसके पीछे का बैकग्राउंड बताया, ना लॉजिक बताया, तो वो चीज रटी हुई होगी। और रटी हुई चीज से यही हालत होती है जो आपकी हो रही है। रटी हुई चीज से यही हालत होती है जो आपकी अभी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई शब्द आपने पहली बार पढ़ा हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50 बार लिख भी चुके हो, देख भी चुके हो आंखों से, समझ भी चुके हो और पढ़ भी चुके हो। 6, 7, 8, 9, 10th में हिंदी थी और 11, 12th में भी हिंदी थी आपके पास, उसके बावजूद ही है। इसमें से केवल फर्स्ट सही है, ये गलत है। इसमें गलती ये है कि इसमें बड़ा ऊ है,
इसमें गलती ये है कि इसमें 2 री है, इसमें केवल और केवल ये वाला सही है। और यहां आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो शुद्ध रूप है वो है तरु छाया, और इसका जो शुद्ध रूप है वो है पितृ छाया। क्या है? पितृ छाया। और इसका जो शुद्ध रूप है वो है वृक्ष छाया। क्या है? वृक्ष छाया। और इसका जो शुद्ध रूप है वो है मातृ छाया। ये हालत आपकी तब है जब मैं अभी 1 मिनट भी नहीं हुई उससे पहले ये कंडीशन बता चुका हूं आपको। ये हालत तब है। यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में च आ जाता है। यहाँ स्वर आ गया, यहाँ 6, बीच में च आ गया, यहाँ पे बीच में च, यहाँ पे बीच में च, यहाँ पे बीच में च, ऐसे इनमें होगा। इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ये तरु है, इधर है छाया, बीच में ऊ, इधर 6, यहाँ आ गया 6। यहाँ पर क्या है? ये पितृ, इधर है छाया, बीच में यहाँ आ गया री, इधर 6 है, बीच में 6 आ गया। यहाँ पर क्या है? ये वृक्ष और छाया से मिलके बना है। यहाँ ए आया, इधर 6, स्वर के बाद 6, बीच में 6। यहाँ पर क्या है? ये मात्र, इधर है छाया, इसमें से आ गया री, इधर आ गया 6, बीच में आ गया 6। ये सारे गलत थे और ये सारे सही थे। जरूरी नहीं है वो आपसे संधि में पूछे। ये माता की छाया, ये वृक्ष की छाया, ये पिता की छाया, तरु कहते हैं पेड़। तरु में छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ नहीं आता। जिन किताबों में बड़ा ऊ लिखा है, जो गूगल बाबा बड़ा ऊ बता रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। गूगल पे तो खासियत ये है, एक तो 95% ये चीजें सही है क्योंकि वो इंसानों ने डाली है, 5% चीजें गलत है। गलत कौन बता पाएगा गूगल पे क्या क्या है? जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। दूसरा, गूगल पे ऐसी बहुत सारी चीज है, लगभग 50% ऐसे टॉपिक, ऐसे विषय हैं जिसकी इंफॉर्मेशन गूगल देता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम गूगल पे क्वेश्चन डाले, आपके आगे पढ़े, तो गूगल कहेगा इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बात समझ में आई? आप तमाम उन टीचरों से पढ़ रहे हो टीचिंग लाइन में, जो गूगल पे क्या क्या गलती है ये भी पता है उनको, टीचर कैसे बनते हैं ये भी पता है, कितना पढ़ना पड़ता है ये भी पता है, लेकिन गलती बार बार यही कर रहे हो कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। क्लियर? क्योंकि ओरिजिनल चीज यहां चल रही है, आपको चाहिए नोट्स, आपको चाहिए बुक, और बुक बोलती है नहीं, बुक तो केवल ये बताती है कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ आपको ये भी बताया जा रहा है ऐसा कब होता है, कब नहीं होता है, क्यों होता है। और आप उन्हीं किताबों को पढ़ के, उन्हीं गूगल पे चीजें खोज के अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हो, जिसका लॉजिक आपके पास नहीं है। तो जिन किताबों में तरु में बड़ा ऊ दिया है, उन किताबों के पहले पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पे ये स्वर के बाद में क्या आया है? 6 वर्ण, इसीलिए बीच में क्या आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आई? तो ये कौन सी कंडीशन थी? इसमें से ये गलती क्या है? यहाँ ये बड़ा री है, ये बड़ा री है। अरे पितृ में छोटा री आता है, ये वाला, ये आधा तय है और ये छोटा री है। इस वाले री से तो रीचा बनता है, ये वाला। एक री ये हो गया, यहां से लेके यहां तक, एक री ये हो गया, इसमें से एक और। तो आपको तो अभी छोटे और बड़े ऊ का अंतर ही नहीं पता। फिर कह रहे हैं सर जी हमें 55,000 चाहिए पीआरटी में, 55,000 सैलरी पहले महीने। टीजीटी में हमें चाहिए सर जी 65,000 सैलरी। टीजीटी में चाहिए सर जी हमें 72,000 सैलरी पहले महीने में। मेडिकल फ्री चाहिए, साल में 4 बार बाहर घूमने का पैकेज चाहिए, वो भी सरकार भरेगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों की, 2 बच्चों की 27,000 फीस भी चाहिए। 2 बच्चों की 27,000 फीस चम्मन। तीसरा बच्चा करोगे तो फीस नहीं मिलेगी, 2 की मिलेगी। 54,000 बच्चों की फीस दे रही है सरकार आपको। 4 साल में एक टूर बाहर घूमने के लिए फ्री दे रही है। हवाई जहाज से जाओ, टिकट में जो भी खर्चा है तो पहले पैसे ले लो सरकार से, डिपार्टमेंट से, या अपनी जेब से लगा दो, आके बिल लगा लो, वापिस ले लो पैसा। 72,000 पीजीटी, 65,000 टीजीटी, 55,000 पीआरटी। और ऊ छोटे और बड़े ऊ का अंतर पता नहीं है अभी तक,
और फिर कहते हैं हिंदी वाले क्या पढ़ाते हैं, तो ए ऊ से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो समस्या यही है, अभी तक इसी का नहीं पता है कि छोटा री और बड़ा री कौन सा है। अभी छोटे री बड़े ई में उलझे हुए हैं, छोटे ऊ बड़े ऊ में, और कह रहे हैं कि नहीं ये 54,000 भी चाहिए साल में 2 बच्चों की फीस। ठीक, बेशक आप 1-1 लाख रुपया लगाओ बच्चों की फीस पे, लेकिन मिलेंगे 54 ही। ठीक है, और फिर ये भी सैलरी चाहिए, संडे को ड्यूटी भी देंगे, उसके भी 1,000-1,200 रुपया मिलेंगे जो संडे को एग्जाम होंगे। ठीक जी, एक ही कमेंट को एक बार ही करना है। ठीक है, बात समझ में है। तो यहाँ 55,000 है, 5500 नहीं है पूजा जी, 55,000 प्लस है 55,465। ठीक है, पहले महीने की सैलरी है पीआरटी की, दिल्ली के अंदर डीएसएसबी की। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जब तक चीजों को सही लेके नहीं चलोगे, लॉजिकली नहीं पढ़ोगे, तब आप इन 54,000 से जो बच्चों की जो फीस हर साल मिलेगी आपको, ये 72,000, इनसे दूर रह जाओगे आप। कितनी कंडीशन हो गई हमारी? कंडीशन हो गई 4। ठीक है, इसके बाद 5वीं कंडीशन की तरफ को बढ़ते हैं। 5वीं कंडीशन क्या है? 5वीं कंडीशन है, यदि तय वर्ण के बाद च वर्ण आए, ज आए, ले वर्ण आए। यदि तय वर्ण के बाद च ज ले वर्ण आए तो तय का परिवर्तन क्रम से च ज ले में हो जाता है। ये दिख रहा है उधर? दिख रहा है। कैसे हो जाएगा? जैसे उच्चारण, सच्चरित, सज्जन और उल्लेख। यहां पर क्या है जी? ये उच्च और चारण पहले का कोई अर्थ नहीं है। सच और चरित, इसमें भी पहले शब्द का कोई अर्थ नहीं है। सज और जन, इसमें भी पहले का कोई अर्थ नहीं है। उल और लेख, इसमें भी पहले का कोई अर्थ नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। उत और चारण, सत और चरित। यहाँ सत और जन जो श्रेष्ठ लोग हैं, और यहाँ उत और लेख, उल्लेख। कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ है, परिवर्तन हुआ है? यहाँ तय आया, तय के बाद में च, तय के बाद में च, तय के बाद में ज, यहाँ तय के बाद में ले। वो यही कह रहा है, यदि तय वर्ण के बाद में च आ जाए, तय के बाद च आ गया, तो इस वाले तय का च में परिवर्तन, इस वाले तय का च में परिवर्तन। यदि तय के बाद में ज आ जाए, यहाँ तय के बाद में ज आ गया, तो इस वाले तय का ज में परिवर्तन। तय के बाद ले आ जाए, तो तय के बाद ले आ गया, तो तय का ले में परिवर्तन। ये उत संस्कृत का उपसर्ग है। आपसे ये भी पूछ लेगा उच्चारण में, सज्जन में, उल्लेख में, सच्चरित में उपसर्ग बताइए। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां तय के बाद च आने पर इस वाले तय का परिवर्तन च में हुआ। आधा तय तो आधे च में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में बदलेगा। यहाँ आधा तय आधे च में बदला। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी में जाके शब्द बन गया उच्चारण, सच्चरित, सज्जन और उल्लेख। क्यों बना? तय के बाद ले आया, तय बदल गया ले में। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। सही संधि विच्छेद ये वाली है।
उत्तोच्चारण। सतचरित श्रेष्ठ चरित, सतजन श्रेष्ठ जन, उत्लेख ऊपर लिखा गया लेख। अब फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए कि उज्ज्वल और उल्लास में, उज्ज्वल और उल्लास में कौन सी संधि है, कौन से उपसर्ग है? तो आप क्या करोगे, उज और ज्वल, यहां क्या करोगे, उज्ज्वल, और यहां करोगे उल और लास। पहले का अर्थ है नहीं, अर्थ बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, उत और ज्वल, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी में शब्द बना। ये क्या है, उत और लास, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी में शब्द बना। क्या परिवर्तन हुआ, तय का लय में परिवर्तन। क्यों हुआ, तय के बाद में लय आ गया। यहाँ तय का जय में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि तय के बाद में जय आ गया। तो जब तय के बाद में जय है तो ये तय जय में बदला, फिर ये आधा जय और ये आधा जय, ये जय हो गया। तय का लय में परिवर्तन। तो यहाँ पे उत उपसर्ग है, ये राइट संधि विच्छेद है, दोनों के दोनों व्यंजन है, व्यंजन संधि है। व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन होके उज्ज्वल उल्लास शब्द बन गया। उल्लास कहते हैं अत्यधिक खुशी को। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं और यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। यही क्या है इसमें, शुद्ध वर्तनी। तो आपकी 5 कंडीशन हो गई दोस्तों। यदि तय वर्ण के बाद चय जय लय वर्ण आए तो तय का परिवर्तन क्रम से आधे चय, आधे जय, आधे लय में हो जाता है। ये आपके शाब्दिक अर्थ भी, उपसर्ग भी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उच्चारण की सही वर्तनी, सच्चरित की सही वर्तनी। ये है। आप क्या गलती करोगे, यहाँ ये वाला सच्चरित आप सही मानोगे, ये वाला सदचरित, यहाँ पे आप तय का प्रयोग करोगे जो कि गलत है। यहाँ आधा चय आएगा क्योंकि तय चय में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 5 नियम थे, बाकी कुछ और नियम बचे हैं व्यंजन संधि के 5 और, वो कराएंगे कल वाली क्लास में। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मैं हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर रोज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज जो प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस है 9 बजे से 10 बजे 60 मिनट में 60 क्वेश्चन में लेता हूँ। हालांकि हम 35 से 40 मिनट में ही 60 क्वेश्चन को करा लेते हैं। उसमें कराएंगे तत्सम तद्भव, देशी विदेशी और संकर शब्द। तो तत्सम तद्भव देशी विदेशी की अपनी थ्योरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ शॉर्ट ट्रिक और कंडीशन के माध्यम से तत्सम तद्भव की पहचान करना आज शाम को हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर 9 बजे आपको सिखाएंगे। तो आप वो क्लास लाइव लेना ना भूलें क्योंकि तमाम टीचिंग वाले बच्चों को जो वहाँ टाइम मिलता है पेपर करने के लिए, वो टाइम बहुत कम मिलता है। आपको टाइमिंग मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हिंदी के क्वेश्चनों को कम से कम समय में करके आप बाकी सब्जेक्ट को समय दे पाओ, इसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है भीड़ के साथ अपने आप को तैयार करना। उसके 2 फायदे होंगे क्लास के। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के किस प्रश्न के आप गलत कर पा रहे हो और आपकी स्पीड क्या है। एक बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में दे रहा है, कुछ है जो 10 सेकंड, 7 सेकंड, 5 सेकंड में दे रहे हैं। और जब तक आप ये स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आपके ब्रेन को उस तरह की आदत नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखना DSSS जैसे एग्जामों में और सुपर टेट जैसे एग्जामों में टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। तो वहां जब तक आप सही तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा के रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को लेके सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उन सेशनों को भी आप अटेंड करें। अगर आपको मिक्स क्वेश्चंस करना है, जो यूपी टेट जो देना चाहता है, बेशक आपने सी टेट किया हो, लेकिन अगर आप यूपी में भर्ती होना चाहते हैं प्राइमरी टीचर तो आपको यूपी टेट देना पड़ेगा। यूपी टेट के जो नंबर हैं वो सुपर टेट में आपके काउंट होंगे। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा, DSSS का नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा। तो इन दोनों नोटिफिकेशन को ध्यान में रखिए, आप दोनों क्लास अटेंड करो। एक तो मिक्स क्वेश्चंस वाली जो मैं सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पे 8 बजे करा रहा हूँ, ठीक है। वहां पे मैं हिंदी के जो अलग अलग 6 सेक्शन है, चाहे वो साहित्य है, काव्य शास्त्र है, अनुच्छेद है या हिंदी शिक्षण है, और इसके साथ ग्रामर, हिंदी ग्रामर, वो सारे क्वेश्चन मैं वहां लेके आता हूँ। और दूसरे यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। तो जब हम मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि जीवन में कभी आपको इन 2 महीने पढ़ने के बाद में हिंदी पढ़ने की आवश्यकता आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं होगी।
ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसा बच्चे पहले कर चुके हैं। तो हिंदी से अपने आप को फ्री करने के लिए, सही तरीके से चीजों को अचीव करने के लिए आप YouTube चैनल से अपना रिवीजन करें, प्रैक्टिस करते रहिए। वहां पे कम समय में आप किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोगे वो आपको सिखाया जाएगा। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट हम बता ही रहे हैं तमाम एग्जाम्पलों के माध्यम से। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।